Hi everyone, welcome you all on Law Vita. My name is Aradhya Gupta. I hope all of you are doing well. तो आज हम लोग इस लेक्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट लॉ का और हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे। इसमें 26 सेक्शंस हैं, वील डील ऑल ऑफ देम, राइट। तो पहले सिनॉप्सिस देख लो कि हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एंड बिफोर दैट हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, बिकॉज रीज़न यही है कि मैं इसके पार्ट्स नहीं बनाने वाली हूँ। ये सिर्फ सिंगल वीडियो है जिसमें पूरा एक्ट कवर होगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है बिल्कुल। आपके सारे एग्जाम में जिनमें भी ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक आने वाला है, तो ध्यान से सुनो, आपके लिए बेनिफिशियल है नोट्स। और अगर इस नोट्स की PDF चाहिए तो देयर आर 2 ऑप्शंस, एज आई ऑलवेज से, या तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे कांटेक्ट कर लो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर हमारी मेल ID पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। चलिए, तो सिनॉप्सिस में क्या क्या हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये एक्ट क्या है, ये कैसे इन्फोर्समेंट में आया और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं, राइट। फिर वील सी द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कि इस एक्ट को लाने का पर्पस क्या था, ये एक्ट क्या ऑब्जेक्टिव के साथ रिलीज हुआ, प्रपोज हुआ। देन इसका स्कोप क्या है और ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, तो ये सेक्शन 1 बताता है। देन वील सी द डेफिनेशन क्लॉज, सेक्शन 2 कुछ सर्टेन वर्ड्स के मीनिंग डिफाइन करता है विच हैव बीन यूज्ड थ्रू आउट इन द एक्ट। देन वील सी द जनरल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या है ना, इस एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि इस एक्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पावर्स दी गई हैं टू मेक द रूल्स एंड टू हैव द ऑथराइजेशन to make the authorities and for certain other matters, right। तो वो क्या क्या जनरल पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेक्शन 3 से 6 में दी हैं, वो हम लोग देखेंगे। फिर 3 एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस एक्ट के, प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबेटमेंट, जिनका इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आता है और पूरा एक भी क्वेश्चन आता है, दैट एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन, राइट। तो प्रिवेंशन 7 से 9 में है, कंट्रोल 10 से 14 में है, अबेटमेंट 15 से 17 में है। और हमारा लास्ट टॉपिक होगा मिसलेनियस प्रोविजंस, यानी कि जितने भी जो चैप्टर 4 है इस एक्ट का, उसमें मिसलेनियस प्रोविजंस हैं 18 से 26 सेक्शन में। सो वी विल सी ऑल ऑफ देम एज वेल। इसके साथ साथ बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो भी मैंने ऐड किए हैं। चलिए, बिना देरी के शुरुआत करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। सो India's original constitution did not contain any provision for the protection of natural environment, right। Initially जब ये हमारा constitution इन्फोर्स हुआ, उस वक्त जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था ना, उसमें कोई भी एज सच प्रोविजन नहीं था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। बट लेटर ऑन थ्रू द अमेंडमेंट, दैट वाज 42nd अमेंडमेंट एक्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई और इसके साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP भी ऐड किया गया विद द एम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। और ये प्रोविजन क्या कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी प्रिस्क्राइब्स that the protection of the environment including forest, lake, rivers, wildlife as a duty of the citizen of the country। तो फंडामेंटल ड्यूटी ये कहता है, जो 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था, कि ये हर सिटीजन का ड्यूटी है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, इन्वायरमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, लेक हैं, वाइल्ड लाइफ है, रिवर्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करें, राइट। सिमिलरली जो DPSP डायरेक्टिव पॉलिसी ऐड की गई थी थ्रू आर्टिकल 48A, वो क्या कहता है, इट डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें स्टेट को ये डायरेक्शन दिया गया है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे और साथ साथ उसको इम्प्रोवाइज भी करे, और जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, जितनी फॉरेस्ट है, उनको सेफगार्ड करे, राइट, उनको सेफ्टी इंश्योर करे। तो ये जो प्रोविजंस थे ये लेटर ऑन बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऐड ऑन किए गए थे इन द कॉन्स्टिट्यूशन। These developments were a result of the United Nations Conference on Human Environment which was held in Stockholm in 1972। तो देखो, ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर ऐड ऑन किए गए थे, और दैट इंस्पिरेशन वाज द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम में ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, जो कि स्टॉकहोम में हुई थी इन 1972। उसमें जो भी डिस्कशंस हुए, जो भी प्रपोजल्स
पुट फोर्थ करे गए थे, उसी के एज अ रिजल्ट ऑफ दैट और एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट ये जो डेवलपमेंट्स हैं या ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये किए गए थे इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिगार्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट. First, the Wildlife Protection Act 1972 was enacted. Then the Water Prevention and Control of Pollution Act was passed in 1974, followed by Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. तो इस कॉन्फ्रेंस से इन्फ्लुएंस होके ये जो अमेंडमेंट्स किए गए, इसके अलावा कुछ बहुत ही लैंडमार्क और बहुत ही क्रूशियल लेजिस्लेशंस भी पास हुए थे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट. ये जो यहाँ पे मेंशन है कि 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, फिर 1974 में वाटर प्रोटेक्शन एक्ट आया, फिर 1981 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट आया, राइट. Then in 1986, the Environment Protection Act was passed by the Parliament in the wake of the Bhopal gas tragedy which occurred on December 2, 1984. फिर आप सबको पता है एक बहुत ही ब्रेथ टेकिंग और बहुत ज़्यादा दर्द देने वाली ट्रेजेडी और बहुत ही ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी हमारे यहाँ हुई थी इंडिया में, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि 2 दिसंबर 1984 को हुई थी. तो उसके बाद एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की नीड थी कि इस तरीके के एक्सीडेंट्स को कैसे प्रिवेंट किया जाए और ऐसी नौबत दोबारा ना आए. इसीलिए पार्लियामेंट ने पास किया था 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि हम आज रीड कर रहे हैं, राइट. द एक्ट वाज पास्ड on 23rd May 1986 and came into force on 19th November 1986. ये सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट्स हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है. इनको याद कर लो और जब आंसर में लिखो ना तो या तो आप कलर पेन चेंज कर लो या फिर उसको अंडरलाइन कर दो, बॉक्स में डाल दो. ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो एग्जामिनर को ये बताते हैं कि हाँ बच्चे को पता है क्या क्या चीज़ें इस एक्ट की फैक्ट्स हैं, राइट. तो हमने ये जाना कि यूएन कॉन्फ्रेंस से इन्फ्लुएंस होके काफ़ी सारे चेंजेस आए, काफ़ी सारे लेजिस्लेशंस आए और उसी का एक स्वरूप है हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि मेजरली इन्फोर्समेंट में आया था ड्यू टू द अकरेंस विच टुक प्लेस 2 years back. That was the भोपाल गैस ट्रेजेडी. तो 1986 में 23 मई को तो ये पास हो गया था, लेकिन ये इन्फोर्स हुआ 19 नवंबर 1986 को, ठीक है ना. इसकी स्कीम की बात करें तो इसमें टोटल 26 सेक्शंस हैं और 4 चैप्टर्स हैं. बहुत छोटा सा एक्ट है, 4 चैप्टर्स जो कि डिवाइडेड हैं इनटू द 26 सेक्शंस जो कि डिवाइड है इन द 4 चैप्टर्स, ठीक है ना. The act is one of the most comprehensive legislation with the aim of protection and improvement of the environment, right. ये बहुत ही comprehensive legislation है, बहुत सारे बातों को इसने कवर किया है. सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर्स दी हैं किस ढंग से environment को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव किया जा सकता है. द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन ऑफ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट विच वॉज हेल्ड एट स्टॉकहोम इन जून 1972. दिस इज रिपीटेटिव बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारा एक्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये पास हुआ था. क्वेश्चन आएगा अंडर which provision of constitution? So do remember under the provision of article 253 of the constitution, 253, ठीक है. और किसके decisions पे based था या influence था? through the UN conference, ठीक है, क्योंकि based थी on the human environment which took place in Stockholm in June 1972, right. The act was enacted out of the felt need for a general legislation to fill in those gaps which were left in the areas of major environmental hazards, right. देखो कहीं ना कहीं गैप्स ही थे लेजिस्लेशन के इम्प्लीमेंटेशन के, तभी इतनी बड़ी हादसा हुआ भोपाल गैस ट्रेजेडी का. तो वो गैप्स को फिल करने के लिए कि दोबारा इस तरीके के मेजर इन्वायरमेंटल हजार्ड्स ना हो, ठीक है, तो दैट वाज द रीजन द एक्ट हैज बीन इनेक्टेड. The responsibility to protect and preserve the environment and implement the provision of the act is entrusted in our country to the Ministry of Forest and Environment. तो अगर क्वेश्चन आए कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना, उसके लिए जो भी प्रोविजंस हैं इस एक्ट के अंदर या किसी भी और लेजिस्लेशन के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट के पास है. तो कई सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, राइट, कैबिनेट की. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट है दैट हैज़ बीन एंट्रस्टेड विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी,
डू रिमेंबर दिस, राइट। तो ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया है और इंट्रोडक्शन में कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं, तो दोबारा गो थ्रू कर लेना, ठीक है ना। चलिए अब हम जानते हैं कि इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव्स या एम्स क्या है। सो फर्स्ट इज implementing the decisions made at the United Nations Conference on Human Environment held in Stockholm, ठीक है। ये तो अब तक याद हो गया होगा कि जो भी मेजर डिसीजंस लिए गए थे यूएन कॉन्फ्रेंस में ऑन इन स्टॉकहोम, उसको इम्प्लीमेंट करना वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। सेकेंड, द क्रिएशन ऑफ अ गवर्नमेंट अथॉरिटी टू रेगुलेट इंडस्ट्री दैट कैन इशू डायरेक्ट ऑर्डर्स इंक्लूडिंग द क्लोजर ऑर्डर्स। तो कहीं ना कहीं एक इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि एक ऐसी गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको सेटअप करना जो कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं इन द सोसाइटी उनको रेगुलेट कर सके अगर वो किसी भी तरीके की वायलेशन कर रहे हैं टुवर्ड्स दी क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, राइट। या फिर कोई कुछ जो स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आप इतना पोल्यूशन रिलीज़ कर सकते हो या इतने एफ्लुएंट्स रिलीज़ कर सकते हो, तो अगर उस तरीके के वायलेशंस करते हैं तो एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लोजर ऑर्डर्स भी दे सके, right? So that was one of the purpose. Then coordinating the activities of different agencies that are operating under the existing laws. तो जो ऑलरेडी बहुत सारे existing laws, environment laws ऑपरेट कर रहे हैं द सोसाइटी, बहुत सारी एजेंसीज जो उसमें काम कर रही हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑपरेट करने में, कोऑर्डिनेट करने का भी एक वन ऑफ द रीजन है ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। नेक्स्ट इज इनेक्टिंग द रेगुलर लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। अनदर इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि लोग जागरूक रहे। इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग, इट्स नॉट अ वन टाइम डील। लोगों को समय समय पे याद दिलाया जाए या लोगों को समय समय पे अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग एस्पेक्ट्स में प्रोटेक्ट किया जाए टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, टुवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वायरमेंट। तो समय समय पे रेगुलर लॉज को इनेक्ट करना इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट। देन इम्पोजिंग द पनिशमेंट्स एंड पेनल्टीज ऑन दोज हु एंडेंजर द इन्वायरमेंट, सेफ्टी एंड हेल्थ। तो इसके साथ साथ इसका एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि वो सभी लोग जो कि इन्वायरमेंट को हार्म कॉज करते हैं या इन्वायरमेंट की सेफ्टी को हिंडर करते हैं, हेल्थ को हिंडर करते हैं, उन लोगों को ऊपर पनिशमेंट्स और पेनल्टीज इम्पोज की जाए। नेक्स्ट इज टू इंगेजिंग इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वन ऑफ द मेजर प्रिंसिपल होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम लोग आज के डेट में अपने रिसोर्सेज को इस ढंग से यूटिलाइज करें कि हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उनको प्रिजर्व कर सके और वो भी उनका यूटिलाइजेशन कर पाए, राइट। तो दिस इज़ व्हाट सस्टेनेबल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट और EPA का, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का भी ये एक ऑब्जेक्टिव है टू इंगेज इन दिस प्रिंसिपल। एंड द लास्ट मेंशन हियर इज अटेनिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और नेक्स्ट है कि हम लोग आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू हैविंग द सेफ इन्वायरमेंट, राइट टू हैविंग अ हेल्दी इन्वायरमेंट इज ऑल्सो बीइंग कवर्ड। तो उस प्रोटेक्शन को एक मेजर एस्पेक्ट में अटेन करने के लिए, उस राइट को प्रोटेक्शन देने के लिए देयर इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एम है जिसके जिसके विजन के साथ ये एक्ट जो है वो इनेक्ट हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ, इन्फोर्स हुआ, राइट। चलिए इसके स्कोप की बात करें और एप्लीकेशन की बात करें। सो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। शुरुआत से ही इस एक्ट में कोई वो नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होगा या किसी और स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होगा। नो, सिंस डे वन इट इज़ एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, राइट। दैट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट डिफरेंट डेट फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड फॉर डिफरेंट एरियाज। और इसमें इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी है, ये पावर दिया है कि वो इस एक्ट के डिफरेंट प्रोविजंस को अलग अलग एरियाज़ के मुताबिक अलग अलग डेट्स पे उनको अपॉइंट कर सकते हैं या उनको इन्फोर्स करा सकते हैं। सो दिस पावर हैज़ बीन गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हो गया इसका स्कोप और एप्लीकेशन। तो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, ये याद रखना। डेट्स मैंने ऊपर ही बता दी थी, ठीक है, पास कब हुआ और इन्फोर्स कब हुआ। चलिए अब जल्दी से डेफिनेशंस पे आते हैं। तो सेक्शन 2 जो है इस एक्ट का, वो डेफिनेशंस की बात करता है। दैट डिफाइन वेरियस एक्सप्रेशंस व्हिच हैव बीन यूज्ड अंडर द एक्ट। पहला है
2A इन्वायरमेंट की बात करता है। तो याद रख लो 2A, क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का मोटिव क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, इन्वायरमेंट। तो पहली डेफिनेशन है इन्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, इन्वायरमेंट इंक्लूड वाटर, एयर, लैंड and the interrelationship which exists among and between water, air, land and human beings, other living creatures, plants, microorganisms and property। तो environment क्या है भाई? जो भी वाटर है हमारे आसपास, जो हवा है, जो लैंड है, ये सब इन्वायरमेंट है। इसके साथ साथ इनका जो आपस में इंटर रिलेशनशिप है वो इन्वायरमेंट है। और इनका और जितने भी ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट करते हैं, जितने लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितने प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी प्रॉपर्टी है, उन सबके संग जो रिलेशनशिप है इन सब चीज़ों का, दैट इज़ व्हाट इन्वायरमेंट। मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट समवन वंस सेड दैट कि वॉट एवर इज देयर अराउंड मी इज इन्वायरमेंट। मेरे अलावा मेरे आसपास जितना जो भी है, आसपास जो कुछ भी है, दैट इज इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, राइट। सो एक और डेफिनेशन यहाँ मेंशन है दैट इन्वायरमेंट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द कंडीशंस एंड इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट इन लाइफ ऑफ ऑल द ऑर्गन्स। जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके डेवलपमेंट में जो भी कंडीशंस, जो भी इन्फ्लुएंसेस अफेक्ट करते हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल दोज कंडीशंस एंड इन्फ्लुएंसेस इज इन्वायरमेंट, राइट। इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, यू नो व्हाट इज इन्वायरमेंट। सो द डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2A इज वाइड एनफ एज इट इज इंक्लूसिव इन नेचर। देखो ना, यहाँ पे आपने शुरुआत में पढ़ा कि इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, यहाँ ये नहीं लिखा कि इन्वायरमेंट मीन्स, तो वहाँ पे लिमिट हो जाता। यहाँ लिखा इंक्लूड, यानी कि देयर इज द स्कोप कि और चीज़ें भी इंक्लूड हो सकती है। इट इज इंक्लूसिव इन नेचर, दैट्स वाई इसका जो नेचर है वो वाइड है, इसका स्कोप वाइड है, राइट। इसी से रिलेटेड एक केस यहाँ पे कोट किया गया है, दैट इज हॉस्पिटल मजदूर सभा, या 1960 का केस है ये। इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट द डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट इज इंक्लूसिव इन नेचर। It is to be interpreted in a broader and not in a narrow sense. The word include may be taken in the sense of means. ठीक है ना, यहाँ पे जो include word use किया गया है ये broad sense में interpret करना है। The definition is inclusive, और यहाँ include में आप means के sense को cover कर सकते हैं, राइट। तो पहली डेफिनेशन हो गई। चलिए दूसरा डेफिनेशन है इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट, है ना। इन्वायरमेंट था पहला, दूसरा इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट मीन्स एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन सच कॉन्सेंट्रेशन एज मे बी और टेंड टू बी इंजरियस टू द इन्वायरमेंट। यहाँ क्या बोला इन्होंने कि कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस जो कि एक ऐसी मात्रा में, इन सच कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक ऐसी मात्रा में प्रेजेंट है इन द इन्वायरमेंट जो कि इन्वायरमेंट को या तो हार्म, इंजरियस जो कि हार्मफुल है या फिर हार्म कॉज कर सकती है टू द इन्वायरमेंट। तो सच सब्सटेंस इज नोन एज इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। और उसका जो नेचर है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है और वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, राइट। The substance making the environment injurious are termed as environmental pollutant। तो वही बात कि ऐसा सब्सटेंस जो कि इन्वायरमेंट को इंजरियस बना रहा है, हार्मफुल बना रहा है, उसको इंजरी कॉज कर रहा है, दैट इज इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट सच एज टॉक्सिक सब्सटेंसेज, स्ट्रीट फिल्ड, यहाँ फिल्ड है, ठीक है, फिल्ड मतलब गंदगी, ठीक है ना, स्ट्रीट फिल्ड एटसेट्रा। चलिए नेक्स्ट है सी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। सो इन्वायरमेंट पोल्यूशन मीन्स द प्रेजेंस इन द इन्वायरमेंट ऑफ एनी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में अगर इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? इन्वायरमेंट पोल्यूशन। तो मतलब देखो ये एक आपका वो बन गया, ये इन्वायरमेंट प्लस इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट इज इक्वल्स टू इन्वायरमेंट पोल्यूशन, राइट। ये एक इक्वेशन बन गई। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है कि अगर इन्वायरमेंट में आपके पोल्यूटेंट हैं, आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, तो उसको कहेंगे हम कि इन्वायरमेंट पोल्यूट हो गया है, पोल्यूशन कॉज हो गया है, राइट। चलो डी है आपका हैंडलिंग। तो हैंडलिंग क्या है? हैंडलिंग इन रिलेशन टू एनी सब्सटेंस मीन्स द मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, पैकेज, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, यूज, कलेक्शन, डिस्ट्रक्शन, कन्वर्जन, ट्रांसफर और एनी अदर एक्टिविटी इन रिलेशन टू सच सब्सटेंस। तो बेसिकली कोई भी एक सब्सटेंस है, उसका आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसका यूज़ कर रहे हो, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसका कन्वर्जन कर रहे हो, डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, पैकेज कर रहे हो, उस सब्सटेंस से रिलेटेड जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब बेसिकली आप उसको हैंडल कर रहे हो। तो दैट इज व्हाट नोन एज हैंडलिंग, राइट। मतलब एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू अ सब्सटेंस इज नोन एज हैंडलिंग।
नेक्स्ट हजार्डियस सब्सटेंस। तो हजार्डियस सब्सटेंस क्या है? मीन्स एनी सब्सटेंस विच बाय रीजन ऑफ इट्स केमिकल और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज or handling is liable to cause harm to human beings, other living creatures, plants, microorganisms, property और environment। तो हजार्डियस सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें ऐसे केमिकल या फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, या फिर जिसकी हैंडलिंग इतनी हार्मफुल होती है या इतनी बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ इट्स हैंडलिंग वो किसी ह्यूमन बीइंग को, किसी लिविंग क्रिएचर को, प्लांट्स को, प्रॉपर्टी को, इन्वायरमेंट को वो हार्म कर सकता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि हार्म कॉज कर सकता है दैट इज हजार्डियस सब्सटेंस, ठीक है ना। तो एनी सब्सटेंस जिसमें ऐसी केमिकल या फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं या फिर जिसकी हैंडलिंग ऐसी है जिसके कारण से कोई हार्म कॉज हो सकता है, उसको कहते हैं हम hazardous substance. The substance need not itself be harmful. If the effect caused by it is harmful, it is a hazardous substance. देखो हर बार जरूरी नहीं है कि सब्सटेंस खुद में हार्मफुल हो, अगर उसका इफेक्ट हार्मफुल है तब भी वो हार्मफुल सब्सटेंस, हजार्डियस सब्सटेंस माना जाएगा, ठीक है ना। जैसे कोई भी एक चीज़ है, कोई भी फॉर एग्जांपल खाने की चीज़ है, नॉर्मली वो हार्मफुल नहीं है, ठीक है, उससे कोई इंजरी कॉज नहीं हो रही है इन्वायरमेंट को, लेकिन उसका एक्सेसिव यूज़ किया जा रहा है, उसका अति में यूज़ किया जा रहा है, तो उसका जो इफेक्ट है वो हार्मफुल हो जाता है और फिर वो हजार्डियस सब्सटेंस बन जाता है। तो हर बार ज़रूरी नहीं कि सब्सटेंस खुद में हार्मफुल हो, उसका इफेक्ट भी अगर जो कॉज कर रहा है दैट इज हार्मफुल, देन ऑल्सो द सब्सटेंस विल बी टर्म्ड एज हजार्डियस सब्सटेंस इन दैट पर्टिकुलर एक्सटेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट आपका डेफिनेशन है 2F ऑक्यूपायर। सो ऑक्यूपायर कौन होता है? So in relation to any factory or premises, occupier means a person who has control over the affairs of a factory or premises and includes in relation to any substance the person in possession of the substances. तो देखो दो कंटेक्स्ट में ऑक्यूपायर की डेफिनेशन बताई गई है यहाँ पे। पहला ये बोला है कि अगर हम किसी फैक्ट्री या किसी बिल्डिंग या किसी प्रीमाइसेस की बात करें तो जो व्यक्ति उस फैक्ट्री या उस प्रीमाइसेस के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, ठीक है, तो वो व्यक्ति कहलाएगा ऑक्यूपायर, है ना। और अगर हम किसी सब्सटेंस के रिलेशन में बात करें तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पोजेशन में एक सब्सटेंस है तो वो व्यक्ति कहलाएगा ऑक्यूपायर। मतलब जो पर्सन किसी जगह की या किसी वस्तु की देखभाल कर रहा है, उसका पोजेशन कर रहा है, उस पर्सन को हम कहेंगे ऑक्यूपायर, ठीक है। और लास्ट डेफिनेशन है सेक्शन 2 का प्रिस्क्राइब्ड। और प्रिस्क्राइब जनरली हर एक्ट की डेफिनेशन क्लॉज में होता है। तो प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, दैट इज द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो प्रिस्क्राइब क्या है? प्रिस्क्राइब मतलब कि प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स, जो कि रूल्स बनाए गए हैं अंडर द एक्ट ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो गाइज यहाँ पे हमारा डेफिनेशन क्लॉज पूरा हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ए इन्वायरमेंट था, फिर बी इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट, फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बना था? पोल्यूशन। तो सी हो गया इन्वायरमेंट पोल्यूशन। फिर हमने देखा कि कैसे जो है सब्सटेंस की हैंडलिंग होती है, इसका क्या क्या मतलब होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट था हजार्डियस सब्सटेंस, फिर एफ हो गया ऑक्यूपायर और जी हो गया प्रिस्क्राइब। तो आई होप आप लोगों को ये क्लॉजेस के नंबर्स याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत लिमिटेड है, ठीक है। अब हम लोग अपने दूसरे पार्ट पे आते हैं इस लेक्चर के, दैट इज द जनरल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। So the concentration of powers in the hands of central government is a main feature of the Environment Act। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस एक्ट का एक बहुत ही मेन फीचर है कि इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर्स दी हुई हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो जनरल पावर्स हैं वो सेक्शन 3 से 6 में है। सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट द पावर टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट। सेक्शन 4 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स। सेक्शन 5 पावर टू गिव डायरेक्शंस। इन सेक्शन 6 पावर टू रेगुलेट द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। अब हम इन सबको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो पहला है सेक्शन 3 से शुरुआत करते हैं। टॉक्स अबाउट द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इस सेक्शन के थ्रू कि वो मेजर्स ले सकता है जो भी इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, राइट। व्हाट डज इट से? इसके हम लोग सारे प्रोविजंस देखते हैं। पहला सेक्शन 3 क्लॉज 1 सेज दैट central government shall have the power to take all such measures as it deems necessary for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and for preventing, controlling and abating the environmental pollution। environmental pollution को prevent करना, ठीक है, उस पर रोकथाम लगाना, कंट्रोल करना, और जो भी पर्सन्स इस environment pollution कॉज करते हैं उनको पनिशमेंट्स इम्पोज करना उनके ऊपर, ठीक है। और
इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ऐसे पर्पसेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर्ड है कि वो मेजर्स ले सकता है एज इट डीम्स नेसेसरी। 3 clause 2 बात करता है, इट प्रोवाइड्स दैट द मेजर्स टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड द मेजर्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग मैटर्स। तो अभी किस किस तरह के मैटर्स से रिलेटेड वो मेजर्स ले सकता है, वो स्टेप्स ले सकता है। सो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ 3 clause 2, तो ध्यान से पढ़ते हैं। For coordination of actions by state government officers and other authorities under this act or any other law, कि अगर कोई भी अथॉरिटी, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी ऑफिसर कोई अगर एक्शन लेते हैं राइट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, या तो इस एक्ट में या किसी और लेजिस्लेशन में, तो उनके एक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए मेजर्स ले सकता है। फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन, राइट। एक नेशनल लेवल पे एक मुहिम चलाई जाए फॉर द एग्जीक्यूशन, फॉर द प्लानिंग, फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ये जो 3 शब्द है ना, ये बार बार रिपीट होंगे क्योंकि ये हार्ट एंड सोल है ऑफ दिस एक्ट, राइट। नेक्स्ट, लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट इन इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स, कि किस ढंग से इन्वायरमेंट की क्वालिटी इंप्रूव की जाए, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, उनको ले डाउन करने के लिए मेजर्स बना सकता है, ले सकता है। देन लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कि अलग अलग तरीके से जो भी पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं इन द इन्वायरमेंट, तो वो किस ढंग से होंगे, कितना लेवल उनका अप्लाइड है, एक स्टैंडर्ड जो फिक्स करेगा। सो दैट ऑल्सो, for that purpose also the measures can be taken up by the central government, provided that different standards for emission or discharge may be laid down from different sources having regard to the quality or composition of emission or discharge of the environment pollution from such sources। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अलग अलग सोर्सेज से जो अलग अलग ढंग से जो पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, तो उनके लिए कोई एक सिंगल बेंचमार्क स्टैंडर्ड नहीं सेटअप किया जाएगा, रादर हर अलग अलग तरीके के सोर्स से जो पोल्यूटेंट एमिट होता है, डिस्चार्ज होता है, उनके स्टैंडर्ड्स अलग अलग फिक्स किए जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज फॉर दैट पर्पज द मेजर्स कैन बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Then for imposing restriction of areas in which any industry operation or process or classes of industry shall not be carried out or shall be carried out subject to certain safeguards, कि कोई particular area में ऐसी इंडस्ट्री बनेगी या नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल कोई एक रेसिडेंशियल एरिया है, तो वहाँ पे प्लास्टिक मेकिंग या फिर शुगर मेकिंग इंडस्ट्री या फिर जो फैक्ट्रीज़ है वो सेटअप की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए, अगर की जानी चाहिए तो क्या क्या सेफगार्ड्स लेने हैं, तो उस तरीक़ों की चीज़ों के लिए भी मेजर्स लिए जा सकते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देन लेइंग डाउन द प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट विच मे कॉज इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड रेमेडियल मेजर्स फॉर सच एक्सीडेंट्स, कि किस ढंग से जो भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन कॉज करते हैं, कुछ जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हज़ार्ड्स कॉज हो जाते हैं ड्यू टू द इन्वायरमेंट पोल्यूशन, उनको कैसे सेफगार्ड करें, उसका क्या प्रोसीजर्स होंगे, कौन कौन से जो भी एक्सीडेंट्स अगर कॉज हो जाते हैं उसमें कैसे कैसे रेमेडियल मेजर्स इंश्योर की जाएंगे, लोगों को बचाव के लिए क्या क्या रेमेडीज़ दी जाएंगी। तो वो सब पर्पसेस से भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एम्पावर्ड टू मेक द मेजर्स, राइट। देन लेइंग डाउन द प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड्स फॉर हैंडलिंग ऑफ हज़ार्डियस सब्सटेंस, अगर कोई ऑक्यूपायर है किसी हज़ार्डियस सब्सटेंस का, तो उसको हैंडल करने के क्या क्या सेफगार्ड्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, वो ले डाउन कर सकता है। देन एग्जामिनेशन ऑफ सच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस इज आर लाइकली टू कॉज द इन्वायरमेंट पोल्यूशन, तो वो सारे प्रोसेसेस, वो सारे मटेरियल और वो सारे सब्सटेंसेस जिसके थ्रू चांसेस हैं कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो सकता है, उन सबको एग्जामिनेशन कर सकता है। देन कैरी आउट एंड स्पॉन्सर द इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन। इसके अलावा रिसर्च और इन्वेस्टिगेशंस भी होल्ड कर सकता है। द इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रीमाइसेस, प्लांट, इक्विपमेंट, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग और सब्सटेंस एक्सेट्रा, ठीक है, इन सब चीज़ों के इंस्पेक्शन भी कर सकता है, इसकी भी पावर है। एंड गिविंग बाय ऑर्डर ऑफ सच डायरेक्शंस टू सच अथॉरिटी, ऑफिसर और पर्सन्स टू टेक स्टेप फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट पोल्यूशन। और वहाँ जो भी प्रीमाइसेस पे वो इंस्पेक्शन कर रहा है, वहाँ के अथॉरिटीज़ को, ऑफिसर्स को
ऑर्डर दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि आप ये नेसेसरी मेजर्स लो, यू शुड अडॉप्ट ऑल सच मेजर्स फॉर 3 थिंग्स जो मैंने बोला, हार्ट एंड सोल है, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट पोल्यूशन, राइट. Then 11th is that total 14. Okay, 11th is establishment or recognition of environment laboratories and institutes to carry out the functions which are entrusted to such laboratories. Yeah. तो इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट इस पावर की वो लेबोरेटरी सेटअप कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ों के सैंपल लिए जाते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है नहीं, कहीं इसमें कोई ऐसे सब्सटेंस तो नहीं है विच कैन कॉज द पोल्यूशन. तो ऐसे सैंपल वगैरह जो लिए जाते हैं उसके एनालिसिस के लिए वो लेबोरेटरीज में मिलते हैं. वो सारे लेबोरेटरीज या इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है. वो कैसे प्रोसेस करेंगी, कैसे फंक्शन करेंगी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रस्ट कर सकता है या फिर बना सकता है. देन कलेक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू दी इन्वायरमेंट पोल्यूशन, कि कौन कौन सी मैटर्स हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट की जाएगी और स्प्रेड की जाएगी रिगार्डिंग दैट. देन प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल्स, कोड्स, गाइड्स रिलेटिंग टू द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट पोल्यूशन. और जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रेम करने हैं लाइक द कोड, द ड्राफ्ट, द मैनुअल्स, द गाइड्स, वो सब प्रिपेयर कर सकता है. और प्रिपेयर करने के लिए अथॉरिटी को डायरेक्शंस दे सकता है. सो फॉर दैट he can take the measures and he can he is empowered for the same. Then such other matters as the central government deems necessary for the purpose of securing the effective implementation of the provisions of this act. और इसके अलावा और जो भी इम्पॉर्टेंट मैटर है फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोविजंस विच हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, तो उनको इफेक्ट में लाने के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट लेने के लिए ऑथराइज्ड है, एम्पावर्ड है बाय दिस पर्टिकुलर सेक्शन 3, राइट. ओके, सेक्शन 3 क्लॉज 3 एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अथॉरिटीज for the purpose of exercising or performing the powers and functions, including power to issue directions, power for making measures, subject to the supervision and control of central government. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. इस क्लॉज में बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अथॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है. किस पर्पज़ के लिए? जो भी डायरेक्शंस देगी उसको फर्दर अप करने के लिए, और जो भी मेजर्स लेने हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी सेटअप कर सकती है. और वो जो है वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे. बट उनके सारे फंक्शंस, उनकी सारी पावर्स जो है दे शैल बी सब्जेक्टेड टू द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है. ठीक है, सेक्शन 3 क्लॉज 3 समझ में आ गया है. एक केस देख लेते हैं. MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस है. इन दिस केस, इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 3 क्लॉज 2, जिसमें मेजर्स दिए थे कि किन किन चीज़ों के रिगार्ड में मेजर्स बना सकता है, ठीक है, एम्पावर्ड है. तो सुप्रीम कोर्ट पास ऑर्डर्स गिविंग डायरेक्शंस टू ऑल द सिनेमा हॉल्स फॉर एग्जिबिशन ऑफ स्लाइड्स कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन एंड मैसेज ऑन इन्वायरमेंट दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल्सो spread of valuable information related to environment in national and regional languages to television and all India radio in regular and short term programs. तो सेक्शन 3 क्लॉज 2 के तहत उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दिए सारे सिनेमा हॉल्स को कि आप इनिशियली एक स्लाइड एग्जिबिट करोगे जिसमें इंफॉर्मेशन आएगी फॉर द प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड ऑफ द इन्वायरमेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करोगे. इसके अलावा सारे नेशनल मूवीज़ जो आती हैं या जितने भी टेलीविज़न में जो भी शोज़ आते हैं उसमें भी रीजनल लैंग्वेज में ये इंफॉर्मेशन एग्जिबिट की जाएगी रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन, हाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबडी एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेफगार्ड द इन्वायरमेंट, राइट. ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टेड टू द ऑल इंडिया रेडियो कि वो भी अपने रेगुलर और शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स में ये चीज़ को स्प्रेड करे. इट ऑल्सो डिजायर्ड दैट इन्वायरमेंट शुड बी मेड अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन ऑल द स्कूल्स एंड कॉलेजेस. और साथ साथ इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये भी बात रखा कि इन्वायरमेंट जो है वो चाहे स्कूल करिकुलम में हो चाहे कॉलेजेस करिकुलम में हो, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होना ही चाहिए, कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, to let them know and to imbibe within them that spirit of protecting and improvising the environment, right.
तो गाइज ये था हमारा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और एक और केस है यहाँ पे हमारे पास, अगेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट लॉ, द वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1996. So in this case, the tanneries were found discharging intricate effluents into the agricultural fields, roadways, waterways and open lands, which ultimately discharged in the rivers, which was the main source of water supply to the resident of area. So क्या था, जो tanneries थी इस केस के अंदर, उससे काफ़ी सारे हार्मफुल सब्सटेंस और एफ्लुएंट्स रिलीज हुए थे, ठीक है। एग्रीकल्चरल फील्ड्स में जाके गिर रहे थे, वो रोड्स में फ्लो हो रहे थे, वाटरवेज में, ओपन लैंड्स में, हर जगह, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी मेन रिवर्स थी उसमें डिस्चार्ज हो रहे थे। और वो जो रिवर थी ना, दैट वाज द मेन सप्लाई ऑफ वाटर, वो मेन सोर्स था वाटर सप्लाई का फॉर ऑल दोज पीपल जो कि वहाँ के रेसिडेंट्स थे, वहाँ पे रहते थे। तो इन सच अ सिचुएशन द कोड इशूड डायरेक्शंस फॉर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड स्टिपुलेटेड बाय द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इसके लिए स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया कि उस टैनरी को, उस इंडस्ट्री को बोला कि आप एक स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो, जो भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला है और अफिक्स किए हैं कि इतने अमाउंट में जो है अफ्लुएंट्स रिलीज किए जा सकते हैं, सो यू नीड टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड्स। एंड फर्दर कोर्ट डायरेक्टेड द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट to constitute a special bench that was called a green bench to deal with the case and other environmental matters. और इसी केस में साथ साथ कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जो था उस स्टेट का, उसको डायरेक्ट किया कि एक स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाए, दैट विल बी नोन एज द ग्रीन बेंच। और वो ग्रीन बेंच जो है वो इस केस को डील करेगी और इसके साथ साथ और जो भी स्टेट के इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट मैटर्स हैं उन सबको डील करेगी। सो हाउ दिस केस इज रिलेटेड टू द सेक्शन 3, देखो सेक्शन 3 क्लॉज 3 में क्या बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है दैट इट कैन कॉन्स्टिट्यूट द अथॉरिटी जो कि प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन में काम करेगी। तो वहीं से ये एक चीज़, एक एग्जाम्पल है कि वेल्लोर सिटीजन्स केस के अंदर भी एक ऐसी अथॉरिटी सेटअप की गई थी, दैट वाज द ग्रीन बेंच, है ना। वही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है, that Supreme Court in several cases has directed the central government to constitute authority as laid down in section 3 clause 3, for example in the Vellore citizens case, right। तो गाइज ये हमारे पहला जनरल पावर हो गया ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि बहुत सबसे बड़ा, सबसे एक्सटेंसिव था ये और इसीलिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल सेक्शन था ये। चलो नेक्स्ट है सेक्शन 4, इसमें है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे अपॉइंट करने का पावर है टू द ऑफिसर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट द ऑफिसर्स विद सच डेजिग्नेशंस एज इट थिंक्स फिट and may entrust to them such powers and functions as it deems fit। तो इसमें बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकती है जिस डेजिग्नेशन पे वो चाहे, उस डेजिग्नेशन पे, और जो पावर्स और फंक्शंस वो उन ऑफिसर्स को देना चाहता है वो दे सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये एक्सक्लूसिव पावर्स हैं। द ऑफिसर्स अपॉइंटेड शैल बी सब्जेक्टेड टू द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो अंडर द कंट्रोल of authorities which was so constituted by central government in section 3 clause 3। तो और जो भी ये ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे वो सभी दो लोगों के और उसमें सुपरविजन में रहेंगे। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपरविजन में काम करेंगे, कंट्रोल में काम करेंगे, डायरेक्शन में काम करेंगे, साथ साथ उन सारी अथॉरिटीज़ के जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 क्लॉज 3, जो कि ऊपर अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये दूसरा जनरल पावर हो गया ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अपॉइंटिंग द ऑफिसर्स। Next, section 5. Section 5 says the power to give the directions. Central government may issue directions in writing to any person or authority or officers। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन राइटिंग किसी को भी डायरेक्शंस दे सकता है, आइदर टू एनी पर्सन, टू एनी अथॉरिटी और एनी ऑफिसर, एंड सच पर्सन, अथॉरिटी और ऑफिसर शैल बी बाउंड टू कंप्लाई विद सच डायरेक्शंस। और जिन भी लोगों को या जिन भी अथॉरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगा वो लोग कंप्लाई करेंगे, दे शैल बी बाउंड टू कंप्लाई दोज डायरेक्शंस, राइट। तो क्या क्या डायरेक्ट कर सकता है, आइदर फॉर क्लोजर, प्रोहिबिशन और रेगुलेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री ऑपरेशन और प्रोसेस, कि कोई भी ऐसा कोई इंडस्ट्री कोई काम कर रही है, कोई प्रोसेस चल रहा है, कोई ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्वायरमेंट पोल्यूशन कॉज कर रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे इंडस्ट्री को या ऐसे प्रोसेस को क्लोजर करने का या प्रोहिबिट करने का या रेगुलेट करने का डायरेक्शन दे सकती है, या इट में डायरेक्ट फॉर स्टॉपेज और रेगुलेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और एनी अदर सर्विस, किसी और तरीके की सर्विस अवेल कर रहा है कोई भी इंडस्ट्री या किसी प्रोसेस में यूज़ हो रही है, तो आइदर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और सप्लाई ऑफ वाटर, तो वो या तो उसको रोकथाम के लिए या उसको रेगुलेशन के जो भी डायरेक्शंस हैं दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक इट।
So for that reason, the central government have power to, give such directions as per section 5. Okay, next section 6, और I think ये general powers का last section है हमारे पास. Then we'll move to the next topic. That is the rules to regulate environment pollution. So central government is empowered to make rules for any of the following matters. तो following matters से related central government rules बना सकते हैं, जैसे कि for standards of quality of air, water और soil for various areas and purposes. तो central government के पास power है कि वो air standard क्वालिटी इंडेक्स जैसे रिलीज होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए कि इतना लेवल पे होगा तो ये प्योर कंसिडर की जाएगी, इतने लेवल पे होगा तो वो फिल्दी और पोल्यूटेड कंसिडर की जाएगी, या वॉट सेम विद वाटर सेम विद सॉइल. तो अलग अलग एरियाज़ के लिए, अलग अलग पर्पसेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टैंडर्ड सेटअप कर सकता है. नेक्स्ट, it can make rules for maximum allowable limit of concentration of various environmental pollutants. मतलब कि किस मात्रा में वो पोल्यूटेंट्स रिलीज होने चाहिए, किस मात्रा में उनका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसकी भी जो लिमिट है ना, एक मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट, उसके लिए भी रूल्स बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट. जैसे कि किसी भी जगह से नॉइस रिलीज हो रही है तो ये कितने लिमिट तक नॉइस रिलीज हो सकती है. नॉइस को भी मेजर करने की यूनिट होती है, तो कितने यूनिट के विद इन वो अलाउेबल होगा एंड कितने के विद इन नहीं होगा. तो वो भी जो स्टैंडर्ड्स हैं, दैट ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन affects through the rules making power. Then it may make rule for procedure and safeguard for handling of hazardous substance. पहले ही बताया था ऊपर कि जैसे किस ढंग से hazardous substance हैंडल किया जाएगा, उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या रूल्स हैं, वो सब भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है. Then it may make rule for prohibition, restriction on handling, कि कैसे हैंडलिंग की जाएगी, या फिर इस चीज़ की हैंडलिंग नहीं की जाएगी, ये चीज़ नहीं यूज़ की जाएगी, या ये चीज़ नहीं ट्रांसपोर्ट की जाएगी, या ये चीज़ नहीं स्टोरेज की जाएगी, ये सब रूल्स भी बना सकता है. इट में मेक रूल्स ऑफ प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, कि इस जगह पे ये इंडस्ट्री नहीं सेटअप होगी, तो इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस के रूल्स, प्रोहिबिशन के रूल्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है. Then for the procedure and safeguards for the prevention of accident which may cause environment pollution and for providing the remedial measures. And इसके साथ साथ it may make rules कि कैसे एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करें, कि एक्सीडेंट की सिचुएशन ना अराइज हो, राइट, पोल्यूशन ना कॉज हो, या अगर एक्सीडेंट्स हो गए हैं तो क्या क्या उसमें रेमेडियल मेजर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे. सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ एम्पावर्ड टू मेक ऑल द रूल्स फॉर ऑल सच मैटर्स. ठीक है ना, चीज़ें रिपीटेटिव है इसलिए कहीं ना कहीं ईजी भी है, मतलब आप लिख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली उनका जो एक बेस है दैट इज सेम, द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट. और कुछ लिमिटेड चीज़ें आ रही हैं कि हज़ार्डस सब्सटेंस को कैसे हैंडल करना है, उसकी क्या क्वालिटी ऑफ एयर होगा, क्वालिटी ऑफ वाटर होगा, कैसे एक इंडस्ट्री किसी जगह पे सेटअप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एक्सीडेंट को कैसे प्रिवेंट करना है, एक्सीडेंट हो गया तो क्या क्या रेमेडियल मेजर्स देने हैं. तो यही सब चीज़ें हैं जो रूल मेकिंग पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 3, 4, 5 और 6 में. ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक जो मैं शुरुआत से ही बोल रही हूँ, इन माई वर्ड्स इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. दैट इज़ द 3 वर्ड्स: प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन. प्रिवेंशन मतलब हम कैसे रोक सकते हैं इन्वायरमेंट पोल्यूशन को होने से, कंट्रोल मतलब कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि चीज़ें ना बढ़ें या सीवियर ना हो, एंड अबेटमेंट मतलब हाउ कैन वी रिड्यूस द कॉजेज और द इंस्टांसेस ऑफ पोल्यूशन. ऑल्सो व्हाट punishments can be imposed upon those who are the perpetrators or who are the ones who create the pollution in the environment, right? So chapter 3 जो है हमारे EPA का, from section 7 to 17, ये इन तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है. सेक्शंस डिवाइडेड हो जाते हैं. जैसे कि हम सबसे पहले जल्दी से बढ़ते हैं प्रिवेंशन के टूवर्ड्स. हम लोग प्रिवेंशन के प्रोविजंस देखेंगे सबसे पहले. तो 3 सेक्शन जो है टोटल 7, 8, 9 वो बात करते हैं प्रिवेंशन के रिगार्डिंग. क्या कहते हैं सेक्शन 7 से शुरुआत करते हैं, that no person carrying any industry, operation or process shall be allowed to discharge or emit any environment pollutant in excess of such standard as may be prescribed, right?
तो ये बोल रहे हैं कि कोई भी पर्सन कोई भी इंडस्ट्री ऑक्यूपाई कर रहा है या कोई इंडस्ट्रियल ऑपरेशन प्रोसीड कर रहा है या प्रोसेस चल रहा है उसका, सो ही शैल नॉट बी अलाउड कि वो एक एक जो स्टैंडर्ड फिक्स्ड है कि आप इतना ही एफ्लुएंस या इतने एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स रिलीज कर सकते हो फ्रॉम योर ऑपरेशंस और फ्रॉम योर इंडस्ट्रियल वर्क, तो यू कैन नॉट बी अलाउड कि आप उस स्टैंडर्ड को एक्सीड करो, राइट? और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, यू कैन क्रॉस दैट, यू हैव टू वर्क विद इन दैट स्टैंडर्ड एज विच हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड। और वो जो स्टैंडर्ड्स हैं दैट हैव बीन प्रोवाइडेड इन शेड्यूल 1 ऑफ रूल 3, जिसमें EPA के अंदर रूल्स दिए हुए हैं, तो रूल 3 का जो शेड्यूल 1 है उसमें इसके स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब हैं, सो इट हैज़ टू फॉलो दोज स्टैंडर्ड्स, राइट? सेक्शन 7 ये करता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ हाउ कैन वी प्रिवेंट द पोल्यूशन। Second, section 8 talks about that no person shall handle any hazardous substance except in accordance with such procedures and after complying with such safeguards as may be prescribed. दूसरा बात करता है hazardous substance के बारे में कि कोई भी पर्सन hazardous substance को हैंडल नहीं करेगा। अभी हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट था उसमें देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम लोगों ने सेक्शन 2 में पढ़ा था, जैसे कि इट इंक्लूड्स यूजेज, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कोई भी पर्सन हजार्डियस सब्सटेंस को हैंडल नहीं करेगा एक्सेप्ट अगर वो प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो करता है या प्रॉपर सेफगार्ड्स को कंप्लाई करता है जो भी प्रिस्क्राइब्ड है विद इन दिस एक्ट, राइट? सो दिस इज अगेन ऑल्सो वन ऑफ द स्टेप ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट, सेक्शन 9, सो वेयर द डिस्चार्ज ऑफ एनी एनवायरमेंट पोल्यूटेंट in excess of the prescribed standard occurs or is apprehended to occur due to any accident or other unforeseen act or event। तो यहाँ पे देखो 7 में बताया कि हाउ आपको कितने लिमिट तक एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स रिलीज करने हैं। 8 में बताया कि हजार्डियस सब्सटेंस को हैंडल करना भी है तो किस ढंग से करना है और व्हाट कंडीशन टू बी फॉलोड। अभी 9 में बात करें कि अगर बाई चांस जो इंडस्ट्री काम कर रही है किसी न किसी एस्पेक्ट पे और उससे जो भी एफ्लुएंट्स रिलीज हो रहे हैं, जो भी पोल्यूटेंट रिलीज हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, फ्यूम्स, नॉइज, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो वो एक प्रिस्क्राइब लिमिट को या प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड को एक्सीड कर गए, ठीक है, उससे ज़्यादा हो गए, या फिर लाइकलीहुड है कि किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी अनफोर्सीन अनप्रेडिक्टेबल इवेंट की वजह से ऐसे होने की आशंका है कि पोल्यूटेंट्स जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो सकते हैं या डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो अब क्या होगा? हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल? तो सेक्शन 9 सेज दैट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डिस्चार्ज is the person who is in charge of the place at which such discharge occurs or is apprehended to occur। तो वो व्यक्ति जो कि उस वक्त उस प्लेस का इंचार्ज है, राइट, या जिसने उसकी उसका ऑक्यूपायर है, वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर सच डिस्चार्ज and he shall be bound to prevent or reduce the environment pollution caused as a result of such discharge। और जो भी पोल्यूशन कॉज हुआ है उस एक्सेसिव पोल्यूटेंट रिलीज की वजह से, डिस्चार्ज की वजह से, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए वो पर्सन बाउंड होगा, लायबल होगा। एंड he shall also intimate the fact of such occurrence or apprehension of such occurrence and be bound to render all such assistance to such authorities or agencies as may be prescribed। और जैसे उसको पता चला कि कुछ पैरामीटर्स हम श्योर होते होंगे, तो जब उसको पता चला कि एक एक्सेसिव लिमिट से पार होके पोल्यूटेंट्स डिस्चार्ज हो गए हैं उसके इंडस्ट्री से, उसके प्रीमाइसेस से, तो वो तुरंत इसका जो इंटीमेशन है, मतलब इसकी जो जानकारी है, वो तुरंत किसको देगा कि जो भी अथॉरिटी है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड है इस एक्ट में, कि एक अकरेंस हो गई है या फिर कोई ऐसी संभावना घटित होने वाली है, कोई एक्सीडेंट होने की लाइकलीहुड है ड्यू टू दिस रीजन इज व्हाट दैट देयर हैव बीन mishappening on the part of discharge of the excessive environmental pollutant। तो वो अथॉरिटीज़ को इंटीमेट करेगा, उनको बताएगा ये बारे में और साथ साथ उनको असिस्ट करेगा फॉर ऑल द फर्दर प्रोसीडिंग्स, राइट। Now further, on the receipt of information with respect to the fact or apprehension of any occurrence of the nature, the authority or agency shall, as early as practicable, cause such remedial measures to be taken as are necessary to prevent or mitigate the environmental pollution। तो जैसे ही उस अथॉरिटी को पता चलेगा, he gets the information from the in charge of the place
तो वो तुरंत जैसे ही प्रैक्टिकेबल होगा रेमेडियल मेजर्स इंश्योर करेंगे, जो भी ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल अगर आग लग गई है तो पानी का इंतजाम होगा, राइट, और जो भी रेमेडियल मेजर्स की ज़रूरत है वो सब लिए जाएंगे ताकि वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो कॉज हुआ है उसको प्रिवेंट कर सके और मिटिगेट मतलब उसको रिड्यूस करने की पूरी कोशिश की जाए, राइट. Also, the expenses, if any, incurred by any authority or agency with respect to the remedial measures may be recovered by such authority from the person who caused the pollution as the arrears of land revenue or of public demand. तो जो भी एक्सपेंस होगा उन रेमेडियल मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जो भी खर्चा होगा तो वो अथॉरिटी जो है या वो जो एजेंसी है वो रिकवर कर लेगी उस व्यक्ति से जो भी आफ्टर ऑल द प्रोसीडिंग्स एंड इन्वेस्टिगेशंस सामने आएगा कि हाँ ही वॉज लायबल फॉर द कॉज ऑफ द पोल्यूशन, तो उससे निकाला जाएगा, उससे रिकवर कर लिया जाएगा एज द अरियर्स ऑफ लैंड. ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि प्रिवेंशन कैसे कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से प्रोविजंस हैं, और अगर सेक्शन 9 में अगर हो गया है देयर इज अप्रीहेंशन ऑफ सम एक्सीडेंट कॉज्ड बाय द एक्सेसिव लिमिट्स ऑफ द पोल्यूटेंट्स, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कैसे अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाएगा, कैसे अथॉरिटी एक्शन लेगी, कैसे उसके एक्सपेंस रिकवर होगा, दिस ऑल बी अंडरस्टूड थ्रू दीज सेक्शंस. Is the case in the case of MC Mehta versus Union of India AIR 1988. ऊपर जो MC Mehta वाला केस था that was of different year and this is different. So for preventing the environment pollution, Supreme Court laid down certain guidelines. कुछ guidelines उन्होंने release की Supreme Court ने laid down की for the purpose of preventing the environment pollution. There are basic 3. पहला है new industries should be given permission to operate only after ensuring that they possess the affluent treatment plants. कि जो भी नई इंडस्ट्री सेटअप हो उनको इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए तभी परमिशन दी जाए जब वो ये इंश्योर करें, ठीक है, ये इंश्योर करें कि हमारे पास एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं जिससे जो भी पोल्यूशन रिलीज़ होगा, जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज़ होंगे उनको कंट्रोल करने के जो भी मेजर्स लेने होते हैं, उनकी कुछ मशीनरीज होती हैं, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो वो सब उनके पास हैं और वो ऑल टुगेदर सेटअप करेंगे एज सून एज दे सेटअप देयर इंडस्ट्री और फैक्ट्री ऑफ द न्यू इंडस्ट्री, राइट. ऑल्सो सेकेंड इज द कॉर्प्सेज और हाफ क्रीमेटेड शुड नॉट बी थ्रोन इनटू द रिवर. जो भी डेड बॉडीज़ होती हैं या हाफ क्रीमेटेड डेड बॉडीज़ हैं उनको रिवर में नहीं थ्रो किया जाएगा. दिस वॉज द सेकेंड गाइडलाइन गिवन इन कंप्लायंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन. और तीसरा था द प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर पब्लिक लेटरिन. ओपन लैंड शुड नॉट बी यूज फॉर डिस्चार्जिंग फिल्थ, राइट. ये ओपन डिफेकेशन से रिलेटेड है कि आप पब्लिक में देयर शुड बी मेड द प्रॉपर पब्लिक वॉशरूम्स, ताकि खुले में जो भी इफ आई से खुले में शौच जो होता है वो ना हो, ठीक है. जो पोल्यूशन कॉज होता है, जो भी फिल्थ कॉज होता है either in context of the bacterias or other pollution that being caused by the open defecation, तो उसको ख़त्म करने के लिए provisions बनाए जाएं for proper public toilets and washrooms, right. So these were the guidelines which were laid down by Supreme Court in MC Mehta case, right. तो guys ये हो गया हमारा prevention का concept. Next is control, ठीक है. तो अभी कैसे pollution को हम control कर सकते हैं, right. तो इसके सेक्शंस जो हैं वो सेक्शन 10 से 14 है. दैट टोटल 5 सेक्शंस. सेक्शन 10 से शुरुआत करते हैं. इट टॉक्स अबाउट द पावर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट. सो इट प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ शैल हैव अ राइट टू एंटर at all reasonable times with such assistance as he considers necessary at any place. अभी कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे. तो वो क्या क्या है? पहला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्सन को एम्पावर कर सकता है कि वो इंस्पेक्शन के कंटेक्स्ट में और बेसिकली फॉर द कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन के कंटेक्स्ट में ही कैन एंटर टू एनी प्लेस एट ऑल रीजनेबल टाइम्स. जो भी रीजनेबल टाइम्स हैं किस किस पर्पसेस से? फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्टेड टू हिम. जो भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कंटेक्स्ट में उसके ऊपर सौंपा है तो उसको पूरा करने के लिए वो किसी भी जगह पे किसी भी प्रीमाइसेस में एंटर कर सकता है. Also for the purpose of determining whether and if so in what manner any such functions are to be performed, कि किस ढंग से और क्या पूरी तरीके से वो functions perform हुए हैं, और whether any provision of this act or the rules made thereunder, कि जो भी provisions इस act में हैं, जो भी rules हैं वो properly comply हो रहे हैं, और any notice, order, direction or authorization served, made, given or granted has been complied. जो भी इस act के within
ऑर्डर्स दिए गए, नोटिसेस रिलीज़ किए गए, डायरेक्शंस दिए गए, ऑथराइजेशंस ग्रांट की गई, क्या वो सारी प्रॉपर्ली कंप्लाई हो रही हैं, फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही हैं? तो उन सब चीज़ों को चेक करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर सकता है, एम्पावर कर सकता है, राइट। ऑल्सो और फिर वो पर्सन उस जगह पे या किसी भी जगह पे एंटर कर सकता है। ऑल्सो सी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनिंग एंड टेस्टिंग एनी इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल प्लांट, रिकॉर्ड, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट और एनी अदर मटीरियल ऑब्जेक्ट। और इसके साथ साथ वो किस वजह से एंटर कर सकता है? किसी भी तरीके के रिकॉर्ड्स को, किसी भी मशीनरी को, रजिस्टर्स को, डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, उनके स्टैंडर्ड्स टेस्ट करने के लिए, फॉर कंडक्टिंग अ सर्च ऑफ एनी बिल्डिंग, किसी भी फॉर कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन रीजन से, पर्पस से वो किसी बिल्डिंग को सर्च भी कर सकता है। एंटर तो कर सकता है, सी में बोल रहे हैं वो सर्च भी कर सकता है। इसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट वो सर्च कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, डॉक्यूमेंट हो गया, रिकॉर्ड हो गया, मटेरियल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, उन्हें सीज भी कर सकता है। और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट इफ ही हैज रीजन टू बिलीव दैट इट मे फर्निश एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, राइट, और दैट सच सीजर इज नेसेसरी टू प्रिवेंट और मिटिगेट द इन्वायरमेंट पोल्यूशन। तो वो क्यों सीजर कर सकता है? सीजर के दो कारण है। पहला, उसको लगता है कि ये मटेरियल या ये डॉक्यूमेंट या ये रजिस्टर सीज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फर्निश एज अ वैलिड एविडेंस, ये प्रूव करने में कि हाँ यहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट हो रहा था विच लीड्स टू द इन्वायरमेंट पोल्यूशन। या फिर दूसरा कारण सीज करना इसलिए जरूरी है दैट सीजर माइट प्रिवेंट और माइट reduce the environment pollution, right? These are the steps, or these are the provisions of section 10 which talks about the control of environment pollution by giving the power to inspect and to enter any premises, right? Section 10 clause 2 says every person carrying on an industry, operation or process shall be bound to render all assistance to the person who is empowered by central government. अब जो भी पर्सन किसी व्यक्ति की इंडस्ट्री में एंटर हुआ है, जैसे जो भी पावर ऊपर दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो अब जब वो उसकी इंडस्ट्री में, उसके प्रीमाइसेस में एंटर हुआ है इंस्पेक्शन के लिए और बाकी पर्पसेस के लिए, तो उसको पूरी तरीके से असिस्ट करेगा। वो ये बाउंड है कि वो पूरी तरीके से असिस्ट करे उस व्यक्ति को फॉर कैरिंग आउट हिज ऑल द फंक्शंस, and if he fails to do so without any reasonable cause or excuse, he shall be guilty of an offence. और अगर वो पर्सन फेल हो जाता है उस पर्सन को असिस्ट करने में, जो ऑथराइज ऑफिसर था गवर्नमेंट का, अगर उसको असिस्ट करने में फेल हो जाता है, ठीक है, या कोई भी डॉक्यूमेंट उसने मांगा और वो देने से फेल हो जाता है, या कोई एक्सक्यूज वैलिड नहीं दे पाता है, रीजनेबल रीजन नहीं दे पाता है, तो दैन ही पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस जो भी इस एक्ट के अंदर इंश्योर्ड है, प्रोवाइडेड है, राइट। Next, 10 clause 3 says if any person willfully delays or obstruct any person empowered by central government in the performance of his functions, he shall be guilty. Similarly, अगर कोई भी और व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी ये जो फंक्शंस दी गई थी ऊपर की, वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इन सारे फंक्शंस को पूरा करने में कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है या डिले करता है, तो ऐसे पर्सन को भी पनिश किया जा सकता है अंडर द एक्ट। एंड लास्ट, the provisions of section 94 of CRPC shall apply in relation to search and seizure. और सेक्शन 10 में जो सर्च और सीजर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, राइट, कि हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट अ पर्सन हु कैन एंटर इनटू एनी प्रीमाइसेस एट ऑल रीजनेबल टाइम फॉर द इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर। तो उस सर्च एंड सीजर के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो सेक्शन 94 है CRPC का, उसी का प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंट्रोल के कॉन्सेप्ट में पहला सेक्शन, बड़ा था पर इम्पॉर्टेंट था और इजी था। चलिए नेक्स्ट बात करता है सेक्शन 11, पावर टू टेक सैंपल, ठीक है। अभी ऊपर तो सर्च और सीजर की बात हो रही थी, पर अब यहाँ पे सैंपल की बात हो रही है। इट सेज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर एम्पावर्ड बाय इट शैल हैव द पावर टू टेक द सैंपल ऑफ एयर, वाटर, सॉइल और द सब्सटेंस फ्रॉम एनी फैक्ट्री, प्रीमाइस और अदर प्लेस इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर इट्स एनालिसिस। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या तो खुद या वो किसी ऑफिसर को एम्पावर कर देंगे कि वो पर्सन के पास पावर है कि वो किसी भी फैक्ट्री में जाके, किसी भी प्रीमाइसेस में, किसी इंडस्ट्री में जाके किसी भी एयर का, वाटर का, सॉइल का या और किसी भी सब्सटेंस का सैंपल ले सकते हैं। या सैंपल का कॉन्सेप्ट है गाइस, अच्छे से समझ लो, सैंपल ऑफ एयर, वाटर, सॉइल और एनी सब्सटेंस फ्रॉम दैट फैक्ट्री, प्रीमाइस और अदर प्लेस, राइट। The result of the analysis of the sample taken shall not be admissible in evidence
इन एनी लीगल प्रोसीडिंग इफ इट डज नॉट कंप्लाई विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। अब यहाँ बोल रहे हैं इसका जो सेक्शन 11 का क्लॉज 2 ये कह रहा है कि जो सैंपल लिया जा रहा है ना, उसका जो भी एनालिसिस आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा जब भी लेबोरेटरी में जाएगा, उसके बाद वो एज एन एविडेंस एडमिसिबल किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में तब तक नहीं होगा जब तक वो ये सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता। मतलब अगर ये जो अभी हम आगे पढ़ेंगे उन सारी रिक्वायरमेंट्स को अगर फुलफिल करता है, देन it will be considered, it will be admissible as an evidence in any legal proceeding of the respected case। ठीक है ना। कौन कौन सी requirements है वो? पहला, serve a notice to the occupier or his agent or the person in charge of the place in such form of his intention to have it so analyzed। ठीक है। पहला, जो भी ऑफिसर जो सैंपल लेने जाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर जाएगा लेने के लिए सैंपल, वो पहले ऑक्यूपायर को, ऑक्यूपायर मतलब द पर्सन हु इज़ यू नो हैंडलिंग द सब्सटेंस और हु इज़ इन चार्ज ऑफ द प्लेस, उस ऑक्यूपायर को या उसके एजेंट को एक नोटिस सर्व किया जाए, इंटेंशन बताई जाए कि हम क्यों सैंपल, हम आ रहे हैं आपकी जगह पे और हम सैंपल लेना चाहते हैं, उसको एनालाइज करना चाहते हैं, उसका रीज़न क्या है, वो एक नोटिस इशू किया जाए। दूसरा, ये जो आप सैंपल ले रहे हो, इट शुड बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्यूपायर और हिज एजेंट। ठीक है, जो सैंपल कलेक्ट करो ऑक्यूपायर या उसके एजेंट के प्रेजेंस में कलेक्ट किया जाए। ठीक है। तीसरा, cause the sample to be placed in a container or containers which shall be marked and sealed and shall also be signed both by the person taking the sample and the occupier or his agent or person। ठीक है। तीसरी बात बोल रहे हैं कि जो भी सैंपल लिया गया है तो उसको प्रॉपर कंटेनर में प्लेस किया जाए, उसको मार्क कर दो, सील कर दिया जाए, साथ साथ जो पर्सन ले रहा है सैंपल प्लस जो एजेंट या ऑक्यूपायर है, वो दोनों ही लोगों के, दोनों ही पार्टीज के साइन होना ज़रूरी है अपॉन दैट कंटेनर। तीसरा ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज सेंड दैट सैंपल विदाउट डिले, सेंड दैट कंटेनर विदाउट डिले टू द लेबोरेटरी एस्टेब्लिश और रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और बिना किसी डिले के, जैसे ही दोनों ने साइन कर दिया, सीलिंग हो गई, सब ले लिया गया है सैंपल, उसके बाद उस कंटेनर को बिना किसी डिले के एक ऐसी लेबोरेटरी में सेंड कर दिया जाए जो कि इस्टेब्लिश या रिकॉग्नाइज है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही होनी चाहिए। ठीक है ना। तो सेक्शन 11 में क्या बताया, सैंपल कैसे लेना है और वो सैंपल एडमिसिबल कैसे कंसिडर किया जाएगा, व्हेन इट फॉलोज ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, दैट वाज सेक्शन 11। अभी इन्वायरमेंट लेबोरेटरीज कौन बनाएगा, कैसे बनेंगी, वो सेक्शन 12, इसका अगला सेक्शन ही इसके बारे में बात करता है। For the purpose of carrying out analysis of samples, the central government may by notification in official gazette establish one or more environmental laboratories। तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा इन्वायरमेंट लेबोरेटरीज। ठीक है। ऑल्सो इट शैल रिकॉग्नाइज वन और मोर लेबोरेटरी और इंस्टीट्यूट एज इन्वायरमेंट लेबोरेटरी। या तो इस्टेब्लिश करेंगे, नई बनाएंगे, ठीक है, सेटअप करेंगे, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेबोरेटरीज हैं उनको रिकॉग्नाइज कर देंगे एज द इन्वायरमेंट लेबोरेटरीज टू कैरी आउट द फंक्शंस जो भी इंटरेस्ट किए जाएंगे अपॉन अ इन्वायरमेंट लेबोरेटरी, वो सारे। ठीक है, तो ये करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कौन पर्सन है जो एनालाइजेशन करेगा, फाइनल रिजल्ट देगा, रिपोर्ट देगा उस सैंपल की, तो उस व्यक्ति को कहते हैं गवर्नमेंट एनालाइज्ड। अब द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट और रिकॉग्नाइज सच पर्सन एज इट थिंक्स फिट and having the prescribed qualification to be the government analyzed. For what purpose? For the purpose of analyzing of sample of air, water, soil or other substance which have been sent for analysis to any environment laboratory। तो जो भी सैंपल लेबोरेटरी में भेजा गया है एनालिसिस के लिए, तो उसको एनालाइज करने के लिए एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, या फिर रिकॉग्नाइज किया जाता है जिसकी कोई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस हैं जो भी प्रोवाइडेड है, और वो व्यक्ति कहलाएगा गवर्नमेंट एनालाइज। समझ में आया गवर्नमेंट एनालाइज कौन है? ये आपसे 2 मार्कर में पूछ सकते हैं, इसीलिए ध्यान से समझ लो यहाँ पे, और मुझे लगता है याद होगी क्या होगा, सेक्शन 13। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये लास्ट सेक्शन है हमारा कंट्रोल के कॉन्सेप्ट में, रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालाइज। तो अभी अब हमने जान लिया कि सैंपल कैसे लेना है, फिर हमने जाना कि लेबोरेटरी कैसे बनेगी, फिर हमने जाना कि वो लेबोरेटरी में जो एनालाइज करता है उस पर्सन को क्या कहते हैं, गवर्नमेंट एनालाइज। अब उसकी रिपोर्ट के बारे में जानते हैं, सेक्शन 14 बात करता है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द एनालिसिस द गवर्नमेंट एनालाइज विल सेंड हिज रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट एनालिस्ट ने जब सारा एनालिसिस कर लिया, फिर वो उसकी फाइनल रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को सेंड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को,
then such a document signed by a government and lies may be used as an evidence of the fact stated therein in any proceeding under this act. फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट एनालाइज ने साइन कर दिया है, ठीक है, जिसमें वो फाइनल रिपोर्ट है सैंपल की, देन दैट डॉक्यूमेंट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस ऑफ फैक्ट इन अ प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट, ठीक है ना. तो अब हमको समझ में आया कि कैसे एक सैंपल जो है वो एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है. तो वो जो फाइनल डॉक्यूमेंट होगा रिपोर्ट का ऑफ द एनालिसिस डन बाय गवर्नमेंट एनालाइज, उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो गाइज ये हमने जान लिए कंट्रोल के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे ईपीए में. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई डाउट इसमें होना ही नहीं चाहिए, एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल, ठीक है. अब हमारा थर्ड लास्ट कॉन्सेप्ट है प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबेटमेंट में अबेटमेंट. इसके भी 3 सेक्शन है टोटल. तो सेक्शन 15 से 17 जो है ये अबेटमेंट के प्रोविजंस के बारे में बात करता है. Section 15 says that the penalty for contravention of provision of the Act and rules and orders and directions. So it says that whoever fails to comply with or contravene any of the provisions of this Act, the rules made, orders issued, directions issued under the Act, तो बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर फेल हो जाता है इस एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई करने में, मतलब इस एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करने में, या फिर कोई भी व्यक्ति अगर इस एक्ट के प्रोविज़न को कॉन्ट्रावीन करता है, मतलब इसका उल्लंघन करता है, या जो कोई भी अगर रूल बनाया गया है, कोई भी अगर ऑर्डर या डायरेक्शन इशू किया गया है इस एक्ट के प्रोविज़न के अंदर, उसका उल्लंघन करता है, उसको फॉलो नहीं करता है, देन सच पर्सन ही शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फेलियर और कॉन्ट्रावेंशन शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years. तो उस व्यक्ति को 5 साल की सज़ा हो सकती है, या फिर उसके ऊपर फाइन इम्पोज हो सकता है विच में एक्सटेंड अप टू 1 लाख रुपीज़. तो या तो उसको 5 लाख की सज़ा हो सकती है, या तो उसको 5 साल की सज़ा हो सकती है, या फिर उसके ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर वो दोनों ही चीज़ें, दोनों ही पनिशमेंट उसके ऊपर इम्पोज की जा सकती हैं. तो देख लीजिए बहुत ही टफ रूल्स हैं, ठीक है. इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नाइदर कॉन्ट्रावीन और नॉर फेल टू कंप्लाई द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, राइट. आगे देखते हैं. एंड इन केस द फेलियर और कॉन्ट्रावेंशन कॉन्टिन्यूज, और देखिए अगर कोई व्यक्ति, कोई कहते हैं ना ढीठ, अगर कोई ऐसा ढीठ है कि वो अभी भी लगातार उस फेलियर को या उस कॉन्ट्रावेंशन को कंटिन्यू किए ही जा रहा है पनिशमेंट इम्पोज करने के बाद भी, देन देयर शैल बी द एडिशनल फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 5,000 रुपीज़ पर डे. फिर उसको, उस व्यक्ति के ऊपर 5,000 रुपये का फाइन एवरी डे लगाया जाएगा. इफ़ हाउएवर, अभी भी देखो और ढीठपना, इफ़ हाउएवर the failure or contravention continues beyond the period of 1 year after the date of conviction, then the offender shall be punishable with imprisonment for a term which may extend up to 7 years. कि उसने कॉन्विक्शन के बाद भी 1 साल तक लगातार कॉन्ट्रावीन किए एक्ट के प्रोविजंस या फेल किया टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस, तो ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years. 7 साल तक की सजा हो सकती है. सेक्शन 15 बताता है पनिशमेंट के बारे में, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 16 और 17 जो है वो बात करते हैं कि अगर कोई ऑफेंस कंपनी के द्वारा होता है या कोई ऑफेंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करता है तो क्या होगा अंडर दिस एक्ट. Section 16 talks about the offences by companies. So where any offence is committed by any company under this act, every person who at the time of the offence committed was directly in charge or was responsible to the company for the conduct of the business of the company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable for punishment. तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर ये आया है सामने कि किसी कंपनी ने कोई ऑफेंस कमिट किया, तो हर वो व्यक्ति जो जिस वक्त ऑफेंस कमिट हुआ उस वक्त वो कंपनी का इंचार्ज था या उस वक्त वो कंपनी के बिजनेस में, कंपनी के अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो वो हर व्यक्ति लायबल होगा फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस जो भी कमिट किया है इन रिगार्ड टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और अबेटमेंट प्रिवेंशन, ठीक है, इन रिगार्ड टू द एनवायरमेंट पोल्यूशन. तो वो हर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा और वो हर व्यक्ति पनिशेबल भी होगा अंडर द एक्ट. However, if such person proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission, then he shall not be punishable. लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति ये प्रूव कर दे कि ये जो भी ऑफेंस कमिट हुआ है बिना उसकी नॉलेज के हुआ है और साथ साथ उसने सारा जो भी एक एक ड्यू केयर है वो उसने ली थी, वो सारे मेजर्स उसने फॉलो किए थे टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, कि ऐसा ऑफेंस ना कमिट हो, अगर वो ये चीज़ प्रूव कर देता है तो वो पनिशेबल नहीं होगा अंडर द एक्ट. लेकिन ही हैज़ टू प्रूव दैट.
ऑल्सो where an offence is committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or due to any negligent act on the part of the director, manager, secretary or other officer, then such person shall also be deemed to be the guilty of the offence and shall be liable for punishment. साथ साथ ये बोल रहे हैं, पहले में तो ये बोला कि जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बिजनेस ऑफ द कंपनी या जो भी पर्सन इंचार्ज है ऑफ द कंपनी वो लायबल होगा. दूसरे में ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन, अगर केस में ये सामने आता है कि जो भी ऑफेंस कमिट हुआ है वो कमिट हुआ है बाय द कंसेंट या और बाय सम नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ आइदर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और मैनेजर ऑफ द कंपनी और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, तो वो व्यक्ति जिसकी वजह से, जिसकी कंसेंट की वजह से, जिसकी नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से वो ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो व्यक्ति भी लायबल होगा और पनिशेबल होगा फॉर कमिटिंग दैट पर्टिकुलर ऑफेंस. ठीक है, तो गाइज ये था सेक्शन 16 रिगार्डिंग द ऑफेंसेस डन बाय द कंपनीज. तो इसमें ये बताया कि कौन पर्सन लायबल होगा. ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से सेक्शन 17 है विच टॉक्स अबाउट द ऑफेंसेस बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. तो वेयर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, देयर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दैट इज HOD ही शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एंड शैल बी लायबल फॉर पनिशमेंट. तो अगर सामने आता है कि कोई ऑफेंस जो है, कोई इन्वायरमेंटल ऑफेंस जो है वो किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने किया है, तो जो भी उस डिपार्टमेंट का हेड है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो गिल्टी कंसिडर किया जाएगा फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस एंड ही शैल बी लायबल फॉर पनिशमेंट. ठीक है, वो उसके ऊपर पनिशमेंट इम्पोज की जाएगी. लेकिन सेम बात जैसे कंपनी में था कि अगर वो व्यक्ति ये प्रूव कर दे कि ये जो भी कुछ हुआ है, ये ऑफेंस कमिट हुआ है, ये बिना उसकी जानकारी के हुआ है और साथ साथ उसने सारे ड्यू डिलीजेंस, ड्यू केयर के मेजर्स जो हैं, जो एक्शंस हैं वो लिए थे ताकि ये जो ऑफेंस है वो कमिट ना हो, तो अगर वो ये प्रूव कर देता है देन ही वुड नॉट बी पनिशेबल अंडर द एक्ट. राइट. और लास्ट पॉइंट, इन द सेम वे एज पैरेलल प्रोवाइडेड बाय कंपनी, कि जहाँ पे ये पता चलता है कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है दैट वाज कमिटेड ड्यू टू द नेग्लिजेंस और ड्यू टू द कंसेंट और विद द कंसेंट ऑफ द ऑफिसर अदर देन HOD, कि HOD के अलावा किसी और ऑफिसर की, जो उस डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, उसकी या तो कंसेंट से या उसके किसी नेग्लिजेंस की वजह से वो ऑफेंस कमिट हुआ है, देन सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी एंड शैल बी पनिशेबल फॉर द पर्टिकुलर ऑफेंस. ठीक है, तो ये हमने जाना कि कैसे अबेटमेंट के अंदर, पहले हमने जाना कि कैसे पनिशमेंट इम्पोज की जाएगी अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रावीन करता है एक्ट के प्रोविजंस को या फेल करता है टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. फिर 16 में जाना कि हाउ ऑफेंसेस आर बीइंग डन बाय कंपनी एंड हु शैल बी लायबल. एंड 17 में जाना कि हाउ ऑफेंसेस आर डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड हु इज लायबल इन दैट केस. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को प्रिवेंशन, अबेटमेंट, कंट्रोल के भी सारे प्रोविजन समझ में आए होंगे, कोई डाउट होगा नहीं. ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है मिसलिनियस कॉन्सेप्ट. मिसलिनियस में कुछ मिसलिनियस मैटर्स, मिक्स मैटर्स के प्रोविजंस हैं और चैप्टर 4 में डील करता है सेक्शन 18 से सेक्शन 26. ठीक है, शुरुआत करते हैं सेक्शन 18 के साथ. सो इट टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ एक्शंस टेकन इन गुड फेथ. ये सेक्शन बात करता है कि अगर कोई भी एक्शन या तो इसमें कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स स्पेसिफाइड हैं, या तो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर या एम्प्लॉई या फिर कोई भी अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट ने इस एक्ट में कॉन्स्टिट्यूट की है, या फिर जो अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की है उसका कोई ऑफिसर, उसका कोई मेंबर या एम्प्लॉई, वो पर्सन्स अगर इन गुड फेथ में कोई एक्ट कमिट करते हैं या इंटेंड करते हैं टू डू सच एक्ट, है ना. वन थिंग इज़ कि उन्होंने वो एक्ट गुड फेथ में किया है, अलॉन्ग विथ वो उन्होंने इन परजुएंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट किया है, या फिर जो भी रूल्स इस एक्ट के अंदर हैं या जो भी डायरेक्शंस या ऑर्डर्स इशू किए हैं इस एक्ट के अंदर, तो वो जो एक्ट है वो गुड फेथ में कंसिडर किया जाएगा और वो एक्ट प्रोटेक्टेड होगा अंडर दिस एक्ट. राइट, मतलब उसके ऊपर किसी भी तरीके की लीगल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं की जाएगी. नेक्स्ट सेक्शन 19, इट सेज द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस. So no court shall take the cognizance. It's not code, it's court. ठीक है, okay. So no court shall take the cognizance of any offence under these act except on complaints made by central government or an authority or officer authorized. हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं कि कोई भी कोर्ट जो है वो किसी भी तरीके के ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लेंगे इस एक्ट के अंदर, एक्सेप्ट अगर कंप्लेंट्स दो लोग करते हैं. कौन सा? पहला, अगर कंप्लेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या उनकी अथॉरिटी या उनके किसी ऑफिसर ने की है. दूसरा,
किसी ऐसे पर्सन ने कंप्लेंट की है जिसने ऑलरेडी 16 डेज पहले नोटिस दे दिया है टू होम, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्क्राइबिंग हिज एलिज्ड ऑफेंस की उसको लगता है कि ये फलाना फलाना ऑफेंस कमिट हुआ है और जो भी उसकी इंटेंशन है टू मेक द कंप्लेंट वो उस नोटिस में उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को या उसकी अथॉरिटी को सबमिट किया था. सो दैट पर्सन शैल हैव द अपॉर्चुनिटी कि वो कंप्लेंट कर सकते हैं इन द कोर्ट एंड देन द कोर्ट कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस. ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कि इन व्हाट मैनर द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट कैन बी टेकन, राइट. और इन जनरल नहीं लिया जा सकता. नो कोर्ट शैल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस इन जनरल. नेक्स्ट, सेक्शन 20, information, reports or returns. The central government may in relation to its functions require any person, officer, state government or other authority to furnish to it any report, return, statistics, accounts and other information and they shall be bound to do so. तो यहाँ बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए या उनको प्रोसीड करने के लिए किसी भी पर्सन को, ऑफिसर को, स्टेट गवर्नमेंट को या किसी भी अथॉरिटी को डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो कोई भी रिपोर्ट, कोई भी रिटर्न, कोई भी स्टैटिस्टिक, कोई भी अकाउंट, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेजेंट करें, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करें एंड वो करने के लिए वो बाउंड है. दे आर बाउंड टू डू सो. और अगर वो नहीं करते हैं, इफ दे डू नॉट कंप्लाई विद द डायरेक्शन और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन दे शैल बी लायबल फॉर सम पनिशमेंट्स, राइट. नेक्स्ट, सेक्शन 21, मेंबर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज ऑफ द अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू बी द पब्लिक सर्वेंट्स. तो जो भी मेंबर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज उस अथॉरिटी के पार्ट हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो सारे लोग पब्लिक सर्वेंट्स कंसिडर किए जाएंगे एज पर दिस सेक्शन 21. ऑल द मेंबर्स और ऑफिसर्स ऑफ द अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द सेक्शन 3, पर्टिकुलरली बात की है तो सेक्शन 3 क्लॉज 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथॉरिटी सेटअप की थी ना, याद होगा आप लोग, हम लोगों ने इनिशियली पढ़ा था. तो सेक्शन 3 क्लॉज 3 में जो अथॉरिटी सेटअप की है उसके अंदर जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, when they are acting under the provisions of this act or the rules made or the orders or directions issued, they shall be deemed to be the public servants. तो जब वो इस एक्ट के प्रोविजंस के अंदर काम कर रहे हैं या इस एक्ट के जो भी ऑर्डर्स और डायरेक्शंस रिलीज हुए हैं उसके विद इन काम कर रहे हैं, देन वो सारे ऑफिसर्स और मेंबर्स कंसिडर किए जाएंगे एज अ पब्लिक सर्वेंट्स, right. And public servants as those which have been defined in section 21 of IPC, right. So I hope it's clear. Next, section 22, bar of jurisdiction. So no civil court shall have the jurisdiction to entertain any of the pursuit of proceeding in respect of anything done, action taken or direction or order issued by central government or any authority or officers under this act. ठीक है, तो किसी भी कोई भी सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो किसी भी तरीके का सूट को एंटरटेन करें इन रिगार्ड टू कि सेंट्रल गवर्नमेंट या उसकी अथॉरिटी या उसके ऑफिसर ने कोई भी एक्शन लिया है या कोई भी डायरेक्शन इशू किया है या कोई भी ऑर्डर इशू किया है अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट. उसको एंटरटेन करने के लिए उसके सूट को किसी भी सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है. देयर इज अ बार ऑफ जुरिस्डिक्शन अपॉन द सिविल कोर्ट्स, राइट. दिस इज सेक्शन 22. डू रिमेंबर दिस थिंग. ऑल्सो देयर इज अ वन ट्रिक ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन कि जैसे सेक्शन 21 में बताया गया है कि पब्लिक द मेंबर्स ऑफ द अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड दे शैल बी कंसिडर्ड एज पब्लिक सर्वेंट. और सेक्शन 21 जो है आईपीसी का, दैट प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट. सो like this you can twin the things and remember 21 and 21, right. So 22 पढ़ लिया. Next 23, yeah. So power to delegate. Central government may by notification the official gazette delegate its powers and functions under the act as it may deem necessary to any officer, state government or other authority. हाँ ठीक है, अपने फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके पास पावर है कि वो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं. मतलब अपने किसी और ऑफिसर को या स्टेट गवर्नमेंट को या किसी और अथॉरिटी को दे सकते हैं कि तुम ये काम को फुलफिल करो या पूरा करो, राइट. एक्सेप्ट द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट द अथॉरिटी एंड टू मेक द रूल्स. लेकिन दो पावर्स को छोड़ते, दो पावर्स ऐसी हैं वो डेलीगेट नहीं कर सकते. ये क्वेश्चन भी आ सकता है. कौन कौन सी? पहली, जो सेक्शन 3 क्लॉज 3 के अंदर अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करने की जो पावर है उसको डेलीगेट नहीं कर सकते. और दूसरा जो वो अगला नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, द पावर टू मेक द रूल्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है उसको भी वो डेलीगेट नहीं कर सकते हैं टू एनी वन, ठीक है, टू एनी वन. और इन दोनों पावर्स के अलावा और कोई भी पावर्स जो हैं, कोई भी फंक्शंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट कर सकती हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23, ठीक है ना. चलिए अब हम जानते हैं कि सेक्शन 25 के अंदर कैसी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टू मेक द रूल्स.
So power to make the rules. Central government is empowered to make the rules for carrying out the purposes. ठीक है, all right. Okay, the standards in excess of which the environment pollutant shall not be discharged. ठीक है, रूल बना सकते हैं कि इस लिमिट के इस स्टैंडर्ड से या इस लिमिट से ज़्यादा इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी प्रीमाइस जो है डिस्चार्ज या एमिट नहीं करेगी. टू साइड कैन मेक द रूल फॉर द प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद एंड द सेफगार्ड्स इन कंप्लायंस विद विच हजार्डियस सब्सटेंस हैज टू बी हैंडल. ठीक है, कि किस स्टैंडर्ड के विदिन या किस प्रोसीजर या सेफगार्ड के विदिन एक हजार्डियस सब्सटेंस को हैंडल करना है, उसके भी रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है. थर्ड, the authorities or agencies to which the intimation of the fact of occurrence or apprehension of occurrence of discharge in excess shall be given. हाँ, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना कि अगर कोई भी एक लिमिट से ज़्यादा एफ्लुएंट्स या पोल्यूटेंट्स डिस्चार्ज हो गए हैं, ठीक है, एंड देयर इज़ अ लाइक्लीहुड कि कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, तो जो वहाँ का इंचार्ज है उस पर्सन का, वो उस प्लेस का वो तुरंत इंटीमेट करेगा द फैक्ट टू द अथॉरिटी. तो वो कौन अथॉरिटी होगी, कैसे इंटीमेशन किया जाएगा, तो उसके भी जो रूल्स हैं दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक. फर्दर, द मैनर इन विच द सैम्पल ऑफ एयर, वाटर, सॉइल और अदर सब्सटेंस इज टू बी टेकन. किस ढंग से, जो हमने सैम्पल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो सैम्पल किस ढंग से लिया जाएगा, उसका क्या मैनर है या क्या प्रोसीजर है, द रूल्स ऑफ दैट इज टू बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट, द फॉर्म इन विच नोटिस ऑफ इंटेंशन टू हैव अ सैम्पल शाल बी सर्व. मैंने बताया था ना कि अगर एक सैम्पल को हमें एडमिसिबल कंसिडर कराना है, एडमिसिबल एज एन एविडेंस इन द लीगल प्रोसीडिंग, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फॉलो सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट. उसमें पहला ये था कि सैम्पल जो ऑक्यूपायर है लैंड का, उसको एक नोटिस दिया जाए कि द अथॉरिटी इज कमिंग टू द प्लेस टू टेक द सैम्पल ऑफ XYZ सब्सटेंस. तो वो जो नोटिस किस ढंग में दिया जाएगा, क्या उसका फॉर्मेट होगा, उसका भी जो रूल है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स. देन द फंक्शंस ऑफ द लेबोरेटरीज, द प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ सैम्पल्स फॉर टेस्ट, द फॉर्म ऑफ लेबोरेटरी रिपोर्ट, द फीस पेबल एंड अदर मैटर्स ऑफ लेबोरेटरी. और उसके बाद नेक्स्ट था कि लेबोरेटरी में जो सैंपल लिया जाता है उसको कंटेनर में दिया जाता है, सबमिट किया जाता है लेबोरेटरी. तो वो कैसे होगा, लेबोरेटरी कैसे फंक्शन करेगी, क्या फीस देनी होती है, कैसे उसकी रिपोर्ट बनती है, उसका रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, और सबमिशन कैसे होता है, टेस्ट या एनालिसिस कैसे होता है, तो उस सब के रूल्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स. राइट. फर्दर उसके नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ये सारे सैंपल के एनालिसिस करने के लिए गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंट किया जाता है. तो गवर्नमेंट एनालिस्ट कौन होगा, क्या क्वालिफिकेशन पूरी होना ज़रूरी है, ठीक है, हाउ ही शैल बी अपॉइंटेड, तो उसके रूल्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स. इसके अलावा द मैनर इन विच द नोटिस ऑफ ऑफेंस एंड द इंटेंशन टू मेक अ कंप्लेंट, जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था ऊपर कि कंप्लेंट की जा सकती है या क्या नाम है, जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस लेगा ऑफेंस का ओनली व्हेन द कंप्लेंट इज मेड आइदर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय सच अ पर्सन जिसने 60 डेज से पहले से नोटिस दिया हुआ है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो वो किस मैनर में नोटिस दिया जाएगा या अपनी इंटेंशन को जो भी देना है, कंप्लेंट का जो फॉर्मेट है, उसका जो प्रोसीजर है, दैट शैल बी prescribed by the rules of central government. Further, the authority to whom any report, return, statistics or other information shall be furnished. अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, जिसमें पढ़ा था हमने सी here कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी पर्सन, ऑफिसर या स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकता है टू फर्निश एनी रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन. तो किस मैनर में, किस फॉर्मेट में वो सबमिट की जाएगी, सो दैट ऑल्सो इज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड लास्ट, एनी अदर मैटर विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिस्क्राइब. ठीक है, और कोई भी चीज़ या कोई भी मैटर जिसके बारे में रूल्स बनना इंपॉर्टेंट है, सो दैट शाल बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है, ये एक्सक्लूसिव पावर है और मैंने बताया ये डेलीगेट नहीं हो सकती है. क्लियर. और लास्ट सेक्शन है भैया, देख लेते हैं इसका. बहुत लंबा हो गया लेक्चर लेकिन सब कुछ पढ़ लिया. सेक्शन 26 का कह रहा है रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट. मैं बोल रहे हैं कि सेक्शन 25 में जो भी रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है ना, वो सबसे पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में प्रेजेंट किया जाएगा. रूल्स मेड अंडर सेक्शन 25 शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट वाइल इट इज इन सेशन. जब वो सेशन में होंगे पार्लियामेंट तब वो प्रेजेंट किए जाएंगे फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज. टोटल 30 डेज पीरियड के लिए. ठीक है, जो कि वो 1 सेशन में भी हो सकता है, 2 सेशन में भी या सक्सेसिव सेशन में भी प्रेजेंट हो सकता है. Then both the houses agree either in making any modification in the rule or that the rule should not be made. अब क्योंकि प्रेजेंट किया गया है फॉर गेटिंग दी
रिप्लाई फ्रॉम दी और आई कैन सी द असेंट फ्रॉम दी हाउसेस। तो अभी हाउसेस के ऊपर है, या तो कोई भी अगर मॉडिफिकेशन उनको लगता है कि इस रूल में मॉडिफिकेशन होना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, तो उस रूल में वो मॉडिफिकेशन बता देंगे कि दिस मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड बोथ द हाउसेस, राइट। या फिर इवन वो ये तक बोल सकते हैं दैट सच रूल शुड नॉट बी मेड। वो ये तक बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया है ना सेक्शन 25 में, वो बनना ही नहीं चाहिए, दैट शुड नॉट बी मेड। दोनों ही बातें वो हाउसेस जो हैं वो इंटीमेट कर सकते हैं। देयर आफ्टर द रूल आइदर टेक्स इनटू इफेक्ट इन सच मॉडिफाइड फॉर्म। अब जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस ने दे दी। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है फाइनली या तो उस रूल को मॉडिफाइड मैनर में, मॉडिफाइड फॉर्म में इट शैल टेक इनटू इफेक्ट, या फिर इट शैल नॉट टेक इनटू इफेक्ट इन एनी केस में भी, ठीक है। क्योंकि जब अगर पार्लियामेंट ने बोल दिया कि यू नो दिस रूल इज नॉट सपोज टू बी टेकन इनटू इफेक्ट, तो देन इट वोंट कम इनटू इफेक्ट। So it depends upon what recommendations have been made by the houses of parliament. So the final assent of parliament is important for a rule to be taken into place as made by central government under section 25. Clear? तो गाइस देखो, मैंने बताया था शुरुआत में स्कीम में कि इसमें टोटल 4 चैप्टर हैं और उन चार चैप्टरों में 26 सेक्शन हैं। और देख लो 26 सेक्शन हम लोग इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं और ये पूरा हो चुका है। केसेस देख लिए, एक सेक्शन देखा, सेक्शन की जो भी एक छोटी छोटी पॉइंट थी वो सब देख ली। मुझे लगता है ये एक्ट इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा हो गया है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, डिस्कस करेंगे, मिलकर सॉल्व करेंगे। इसका नोट्स PDF का अगेन बोल रही हूँ, या तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो या फिर ईमेल ID पे आप इंक्वायर करो। आई रिवर्ट की बात एज सून एज पॉसिबल, राइट। और बस यही है, लेट्स एंड दिस लेक्चर हियर। इट हैज़ ऑलरेडी बीन सो लॉन्ग, आई होप इट हेल्प्ड यू, एंड इफ इट हेल्प्ड यू इन एनी context, right? And if you liked my hard work that I did so far, and if you've reached till here, so you may give it a like, right? It's all up to you. And if you are new one watching it for the first time, you can subscribe it. You can also recommend your friends, colleagues. You can share it with others. So this was it. Stay tuned with the channel for more such videos. And till then, everyone, take care of yourself. I'll meet you soon with another topic. Take care. Bye bye.